वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल को। तो पहले हम ये समझेंगे कि एक रैंडम वेरिएबल क्या होता है आपका। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए आपको दो नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं इस तरीके से। ये एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए सेट के अंदर आपके 2, 3 और 4 दे रखा है एंड बी सेट के अंदर 4, 9 एंड 16 दे रखा है। एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ। हमने एफ फंक्शन डिफाइन कर दिया ए टू बी सच दैट कि जो ए के एलिमेंट हैं वो अपने स्क्वायर के साथ मैप करते हैं। मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 एंड 4 का 16। हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। कैसे कि जो यहां पर इस डोमेन, ये होती है डोमेन आपकी और ये होती है कोडोमेन। जो डोमेन की वैल्यू रखने पर वो अपने स्क्वायर से मैप करते हैं। ये रूल क्या है, ये फंक्शन है आपका। तो इस फंक्शन के लिए यहां पर इसकी मैं f(2) इमेज निकालूं तो वो क्या होगी 4। हम 2 की इमेज बोलेंगे 4 को। यहां पर जो ये 4 है आपका, ये इस 2 की इमेज भी है। तो f(2) आ जाएगा 4, f(3) आ जाएगा 9 एंड f(4) आ जाएगा आपका 16। तो ये होता है आपका फंक्शन। अब हम देखते हैं इसी से रिलेट करके रैंडम वेरिएबल को। मान लीजिए हम एक सैंपल स्पेस लेते हैं, 2 कॉइन्स को उछालते हैं। जब हम 2 कॉइन्स को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है हमारे पास, वो बनता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं ले लेता हूं 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। इधर क्या है आपका, इधर सैंपल स्पेस है एंड यहां पर है रियल नंबर्स आपके। सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एच एच, एच टी एंड टी एच एंड टी टी। ये एलिमेंट्स आपके इस सैंपल स्पेस के अंदर हैं। एंड यहां पर रियल नंबर्स देखिए, जब 2 कॉइन्स को उछाला जाता है तो 2 हेड उसमें कितनी बार आते हैं आपके, 1 टाइम आते हैं। एंड टेल और जो देखिए, यहां पर मुझे एक फंक्शन, ये मैंने मान लिया, मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं। पहले इसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया x। और x क्या है आपका, मैं दैट इसे डिफाइन कर रहा हूं, x ओमेगा इज नंबर ऑफ हेड्स इन s, नंबर ऑफ हेड्स इन s। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ हेड्स आने के लिए हम क्या मान रहे हैं, इसको हमने इस x फंक्शन को मान डिफाइन किया है कि जो नंबर ऑफ हेड्स आते हैं आपके। तो 2 बार यहां पर हेड कितनी बार आ रहा है आपका, 2 बार आ रहा है। यहां पर हेड 1 टाइम एंड यहां पर भी हेड, तो ये भी इससे ही मिलेगा क्योंकि यहां पर भी हेड क्या है आपका 1 टाइम आया है। और यहां पर हेड कितनी बार है आपका 0। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कोई हेड नहीं है, मतलब हेड क्या है आपका 0 है, क्योंकि फंक्शन डिफाइन किया है जितने उसके अंदर हेड हैं। यहां पर तो सैंपल स्पेस के एलिमेंट हैं, तो ये हो गई डोमेन, ये हो गई कोडोमेन। अब डोमेन सैंपल स्पेस है एंड कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है आपकी किसी फंक्शन x के लिए। यदि मैं इसकी x इमेज निकालूं, x h h, वो कितना है आपका 2 दे रखा है। एंड x h t 1 आया है, एक्स टी एच 1 आया है, एक्स टी टी कितना आया है आपका 0 आया है इस केस के लिए। अब यहां पर हमने इसकी ये इमेज भी निकाल ली। अब यहां पर जब ऐसा केस बने कि जो डोमेन हो आपकी वो हो सैंपल स्पेस एंड उस डोमेन से आपको कोडोमेन किसी पर्टिकुलर फंक्शन x के लिए रियल नंबर मिले, तो x क्या होता है आपका, इस x फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं आपका रैंडम वेरिएबल होता है।
x बेसिकली जो रैंडम वेरिएबल है ये एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हम किसको बनाते हैं, आपका सैंपल स्पेस को तो हम डोमेन बनाते हैं, एंड जो कोडोमेन आती है वो होती है आपकी रियल नंबर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x एक फंक्शन है आपका सच दैट S2 R जिसकी डोमेन क्या है, सैंपल स्पेस है, एंड कोडोमेन क्या है जिसकी रियल नंबर्स होती है आपकी हमेशा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो बेसिकली दो टाइप्स के ही आपके पास रैंडम वेरिएबल दे रखे हैं। पहला है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन से होते हैं आपके, A random variable is called a discrete random variable. The number of possible values of x is finite. मतलब जो x की वैल्यूज मिल रही हैं हमें, यहां पर देखिए इस केस के लिए हमें x की वैल्यूज क्या मिली हैं, वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है एंड 2 हो सकती है। मैं बात करूं कि नंबर ऑफ हेड्स, जब दो कॉइन्स को उछाला जाए तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं आपके, नंबर ऑफ हेड्स हो सकता है कि वहां पर एक भी हेड ना आए, या फिर हो सकता है कि वहां पर एक हेड आए, या फिर हो सकता है कि वहां पर दोनों ही हेड आ जाएं आपके। तो ये होती हैं आपकी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर द रैंडम वेरिएबल x। तो जब ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या रहे आपकी, फाइनाइट रहे, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल x को हम क्या कहते हैं, आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और यदि ये जो वैल्यूज ऑफ x हैं ये किसी इंटरवल या इंटरवल्स के अंदर आ जाएं, मतलब जो x की वैल्यू है वो बोल दे कि भाई 0 से 1 के बीच में होगी। अब आप बोलें 0 से 1 के बीच में या फिर 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 ये क्या है, 0 1 2, बट इसमें और भी तो बहुत सारे नंबर्स हैं, 0 से 0.1 0.01, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके। तो अब जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई है, वो इनफाइनाइट हो गई, मतलब कि एक तरीके से इनफाइनाइट आप उसको बोल सकते हैं, बहुत लार्ज नंबर आपका हो गया है वो। तो ऐसा जो वेरिएबल बनता है उसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल आपका। तो आपने रैंडम वेरिएबल के टाइप्स को समझा एंड रैंडम वेरिएबल को भी समझ लिया है। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। लेट x b denotes the random variable x रैंडम वेरिएबल को डिनोट करता है एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर x1, x2, x3, xn and their respective probabilities are p1, p2 and pn। ध्यान से देखिए, x आपका कोई रैंडम वेरिएबल है एंड x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, x1 हो सकती है, x2 एंड xn आपकी क्या है, उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। जब x की वैल्यू क्या है, x1 है, तो उसको हमने नाम दिया है आपका प्रोबेबिलिटी p1, और जब x की वैल्यू x1 है तो प्रोबेबिलिटी आ रही है p1, जब x की वैल्यू x2 है तब प्रोबेबिलिटी आ रही है p2, जब x की वैल्यू x3 है तब प्रोबेबिलिटी आ रही है p3, एंड जब x की वैल्यू है xn तब प्रोबेबिलिटी मान लीजिए आपकी आ रही है pn। तो हमें इसके लिए एक टेबल बनानी होती है इस तरीके से, यहां पर होता है x आपका एंड यहां पर होता है px। जब था x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn आपका। जब ये x1 था, जब x1 था तो px की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, वो आई थी p1। जब x इज इक्वल टू x2 था तो इसकी वैल्यू आई p2 एंड अब x3 था तो इसकी वैल्यू p3 एंड यहां पर pn।
तो इस ही केस को x की हर वैल्यू के लिए जो प्रोबेबिलिटी मिली है उसको यहां नोट करेंगे। इस e को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 15.7 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स। अब रैंडम वेरिएबल क्या फंक्शन क्या है, फंक्शन हर बार वेरिएट करेगा आपका, एंड इस बार उसने फंक्शन क्या दिया है आपका, नंबर ऑफ टेल्स व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड let S denotes the sample space। जब टू कॉइन्स को उछाला जाता है तो S सैंपल स्पेस है आपका, और S की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, HH, HT, TH एंड TT, ये इसके एलिमेंट्स होंगे आपके। अब यहां पर x उसने रैंडम वेरिएबल हमें दिया है फॉर द नंबर ऑफ टेल्स, मतलब x एक फंक्शन है नंबर ऑफ टेल्स के लिए। तो मैं लिखूंगा लेट x बी द रैंडम वेरिएबल फॉर नंबर ऑफ टेल्स, मतलब x आपका रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ टेल्स के लिए, एंड वैल्यूज ऑफ x कैन बी, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं आपकी। भाई देखिए, दो कॉइन्स को उछाला जा रहा है तो हो सकता है उनमें एक भी टेल ना आए, मतलब x 0 रहे आपका, हो सकता है एक टेल आए, और हो सकता है कि दोनों ही टेल आ जाएं। तो ये तीन ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं x की आपकी। हो सकता है वहां पर एक भी टेल ना आए आपका, x 0 रहे, हो सकता है एक टेल आ जाए, x 1 रहे, या फिर हो सकता है कि दोनों ही वहां पर क्या हो जाएं, आपके टेल हो जाएं। तो ये x की वैल्यूज रहेंगी आपकी। अब मैं निकाल लेता हूं px इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी that there is no tail। अब ध्यान से देखिए, नो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, वो होगी PHH। कोई भी टेल कहां पर नहीं होता है आपका, इसके अंदर, इस एलिमेंट के अंदर, दैट इज PHH। अब यहां पर आप इसके लिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, PHH ये एक है, NS कितना है आपका, टोटल 4 है, और ये एक एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 आपकी, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। अब हम निकालते हैं Px इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज वन टेल, कि वहां पर एक टेल हो आपका। तो एक टेल कहां कहां पर आता है, वो आता है PHT और TH, PHT और TH। अब ये दो एलिमेंट हो गए आपके, यहां पर टोटल है 4 और 2 में एक टेल आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अगला केस है Px इज इक्वल टू 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 2 टेल्स। अब 2 टेल्स कितने केस में होते हैं आपके, बस इस केस में होते हैं, PTT। तो यहां पर PTT एक बार आ रहा है, टोटल है 4, तो इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4 हो गई है, एंड यही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ध्यान से देखिए, जब x 0 है, जब x 1 है, एंड जब x 2 है। जब x 0 था तो प्रोबेबिलिटी आई 1/4,
जब x 1 था तो प्रोबेबिलिटी आई 1/2, जब x 2 था तो प्रोबेबिलिटी आई 1/4। तो यही क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका नंबर ऑफ टेल्स के लिए इस केस में जब दो कॉइन्स को उछाला जाता है। तो जो आपका रैंडम वेरिएबल x है ना, वो उसको हर क्वेश्चन में चेंज भी कर सकता है। यहाँ नंबर ऑफ टेल्स दिया था, सिमिलरली वो नंबर ऑफ हेड्स भी आपको दे सकता है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें, जो ये px है ना, यहाँ पर समझिए, ये जो p1 p2 प्लस p3 अप टू pn है, यदि इनको आप जोड़ दें तो ये हमेशा 1 के बराबर होते हैं। इस की पॉइंट को भी आपको याद रखना है, मतलब जो नीचे प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई हैं उन सभी को जोड़ दें तो वो 1 के बराबर होती हैं। अब हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टॉसेज ऑफ ए कॉइन। मतलब 4 टॉसेज ऑफ ए कॉइन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, let S denotes the sample space. S क्या है, सैंपल स्पेस को डिनोट करता है। तो S आपको निकालना है जब 4 कॉइन्स को उछाला जाए। तो इट्स नॉट ए इजी थिंग टू ड्राइव द सैंपल स्पेस व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि 2 कॉइन्स का आप इजीली बना सकते हैं, HT, TH एंड TT। 2 का यहाँ पर लिख लें, HH, HT, TH एंड TT। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें, वही सैंपल स्पेस होगा आपका। पहले इस टर्म की करें इनके साथ, तो इसकी इसके साथ होगी, तो यहाँ पे आएगा H H H H, चारों पर हेड आए। इसका इसके साथ H H H T, अब इसका इसके साथ H H T H, H H TT। मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ताकि दोबारा मल्टीप्लाई ना हो जाए यहाँ पर। अब इसकी बारी, HT HH, HT HT, इसकी इससे HT TH, HT TT। इसका काम हो गया, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब इसका यहाँ पर TH HH, TH HT, TH TH, TH TT, TT HH, TT HT, TTTH, TTTT। ये बनेगा आपका सैंपल स्पेस। इसमें काउंट कर लें कि इसमें 16 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 एंड 16। तो 2 की पावर में n जितने कॉइन्स को उछाला जाता है उतने एलिमेंट्स इसमें आते हैं आपके। तो ये सैंपल स्पेस बन गया आपका। अब मैं इसमें निकालता हूं आपका, लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ, रैंडम वेरिएबल किस चीज का, नंबर ऑफ टेल्स के लिए, रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। सो वैल्यूज ऑफ x कैन बी x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। जब 4 बार कॉइन्स को उछाला जा रहा है तो हो सकता है कि एक भी बार टेल ना आए, मतलब x 0 रहे, एक बार टेल आए जब x इक्वल टू 1 रहे, 2 बार टेल आए, 3 बार आए, या फिर 4 बार आपका टेल आए। तो पॉसिबल वैल्यूज हैं 0 1 2 3 एंड 4। मतलब एक बार टेल ना आए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आ रहा है, 4 बार भी आ सकता है। अब मैं निकाल रहा हूं px इज इक्वल टू 0। px इज इक्वल टू 0 मतलब एक भी बार टेल नहीं है आपका।
तो एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसमें एक भी टेल ना हो आपका, वो होता है PHHH। टोटल एलिमेंट्स यहां पर हैं n ऑफ s है 16, ये एक है आपका, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 1/16। अब मैं निकाल रहा हूं Px इज इक्वल टू 1 कि आपका एक टेल वहां पर हो। तो एक टेल किस किस केस में है आपका, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तो इसके अंदर एक टेल है आपका, एक इसके अंदर एक टेल है आपका, एंड एक यहां पर भी एक टेल है, और इसके बाद हम देखें तो यहां पर एक टेल है आपका, एंड उसके बाद तो कहीं पर भी एक टेल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 4 हैं, 4 केस, टोटल 16, प्रोबेबिलिटी आई 1/4। नेक्स्ट हम निकालें Px इज इक्वल टू 2, मतलब कि 2 टेल आपके हों। तो अब हम 2 टेल वालों को अंडरलाइन कर लेते हैं जिनमें 2 टेल हों आपके। तो एक तो यहां पर 2 टेल हैं, एंड एक यहां पर 2 टेल हैं आपके, और एक यहां पर 2 टेल हैं, और इसके बाद यहां पर 2 टेल दिखाई दे रहे हैं, यहां पर हैं आपके, एंड यहां पर भी 2 टेल हैं आपके। तो टोटल केस कितने बन रहे हैं आपके, ये बन रहे हैं 3 और 3 6, एंड दैट मीन्स ये आगे 1 2 3 4 5 6 केस आपके बन रहे हैं टोटल, और टोटल है 8। तो ये जाएगा 2 से 3, एंड यहाँ पर 16 है टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 3/8। जब तो 2 टेल्स हैं आपके, 2 टेल्स कितने केस में है, 6 केस में, टोटल 16, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। अब इसको मिटा देते हैं, हम आगे केस पर बढ़ते हैं, एंड दैट इज Px इज इक्वल टू 3। जब 3 टेल हो आपके, तो 3 टेल वालों को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। 3 टेल जहां पर भी हों, एक तो यहां पर 3 टेल हैं आपके, एंड एक यहां पर भी 3 टेल हैं आपके, और एक यहां पर 3 टेल, और यहां पर। दैट मीन्स 4 केस बन रहे हैं, टोटल है 16, प्रोबेबिलिटी आई 1/4। एंड Px इज इक्वल टू 4, मतलब चारों टेल हो आपके। तो चारों टेल किस में है, केवल इस केस में होते हैं, दैट मीन्स 1/16। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं हम इसका। x की क्या क्या वैल्यू, 0 1 2 3 एंड 4, एंड यहां पर हम लिख रहे हैं Px। तो Px इज इक्वल टू 0 है 1/16, Px इज इक्वल टू 1 है 1/4, Px इज इक्वल टू 2 है 3/8, एंड Px इज इक्वल टू 3 है 1/4, एंड Px इज इक्वल टू 4 है आपका 1/16। एंड इसके बाद हम मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इस क्वेश्चन को ना एक और तरीके से भी किया जा सकता है, जिससे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे, बट आई थिंक उसके लिए ये जो मेथड है आपका, तब भी आपको ये सैंपल स्पेस उसमें बनाना पड़ेगा। अब जब आपको ये सैंपल स्पेस बनाना ही है, तो मैं ये मानता हूं कि ये तरीका आपके लिए बेस्ट हो जाता है इसको करने के लिए। तो फिर आप इस ही तरीके से इसको करेंगे, उस तरीके के चक्कर में नहीं पड़ना है। 4 कॉइंस वाला केस है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इसके अंदर, तो ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। A coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as a tail। मतलब biased coin है, biased मतलब जो हाथ सदे होते हैं आपके। तो हाथ सदा हुआ एक कॉइन है आपका, और उसमें दे रखा है कि टेल तो आता है आपका, हेड इज 3 टाइम्स लाइकली, मतलब हेड 3 बार आएगा तब एक बार टेल आता है। तो 3:1 में आपका डिवाइडेड है। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ टेल्स। तो यहां पर ए कॉइन इज बाइस्ड ए 3 टाइम्स, ए कॉइन इज बाइस्ड सो दैट हेड इज 3 times as likely to tail। ठीक है, 1 tail मतलब 3:1 में आपके 3 बार हेड आएंगे,
तब एक बार टेल आता है इसमें आपका। तो लेट h डिनोट्स द इवेंट ऑफ कमिंग हेड एंड t डिनोट्स द इवेंट ऑफ कमिंग टेल। तो मैं ph निकालूं, ph में यदि इसमें निकालूं तो ph क्या है आपका यहां पर, ph है आपका, देखिए ph बनेगा आपका, हेड 3 बार आता है, टोटल हो गया 4, 3 और 1 4, और pt में निकालूं, टेल आता है 1 बार, टोटल है 4। तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी और ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी। अब मैं मान लेता हूं लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, x रैंडम वेरिएबल को डिनोट करता है किसका, नंबर ऑफ टेल्स। इसमें भी नंबर ऑफ टेल्स पूछ रहा है। लेट x denotes the random variable of number of tails. So values of x can be, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 2 बार उस कॉइन को उछाला जा रहा है तो हो सकता है कि एक भी बार टेल ना आए, 1 बार आ जाए या फिर 2 बार टेल आपका आ जाए। तो ये x की वैल्यूज यहां पर हो सकती हैं। अब मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0, जब x 0 हो आपका। तो x 0 कब होगा कि दोनों बार क्या आए आपका, टेल आए। समझने की जरूरत है, ये दूसरा तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, ठीक है ना। तो x 0 कब रहेगा, जब दोनों बार टेल आएगा आपका। तो इस ptt को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, pt इंटू pt। बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम ऐसा कर सकते हैं, pt की वैल्यू है आपकी 1/4, इसकी वैल्यू भी है 1/4, तो ये हो गया 1/16 आपका। आगे px इज इक्वल टू 1, मतलब कि एक टेल आया आपका। मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक इसमें कर दी है, रैंडम वेरिएबल था नंबर ऑफ टेल्स के लिए। तो नंबर ऑफ टेल्स वाले केस में x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक भी टेल ना आए आपका, मतलब दोनों क्या आएंगे, हेड आएंगे। जब दोनों टेल नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, वो हेड आएंगे। तो ph को हम ऐसा लिख सकते हैं, ph इंटू ph, और ph है आपका 3/4 इंटू 3/4 दैट इज 9/16। अब px इज इक्वल टू 1, मतलब एक टेल आए। अब एक टेल आपका 2 तरीके से आ सकता है, ध्यान से देखिए, या तो हो सकता है वो पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, या फिर पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आए आपका। इन 2 तरीके से आ सकता है। और चेंज हो जाता है प्लस में, तो ये हो जाएगा pth प्लस pht, और यहां पर इसको हम लिख सकते हैं pt इंटू ph प्लस ph इंटू pt। सारी वैल्यूज हैं, पुट कर दीजिए इसमें। तो pt किसके बराबर है, 1/4 के, ph किसके बराबर है, 3/4 के, ph किसके बराबर है, 3/4 के, एंड ये 1/4 के। यहां आ गया 3/16, यहां पर भी 3/16 दैट इज 6/16। तो यहां पे आ गया 2 से 3, 2 से 8, 3/8 आया है आपका। नेक्स्ट px इज इक्वल टू 2, मतलब कि 2 बार टेल आए आपका। तो 2 बार टेल के लिए एक ही केस बन सकता है कि दोनों बार टेल आए। ये हो गया pt इंटू pt, pt है 1/4 इंटू 1/4 एंड दैट इज 1/16। अब हमने सभी केसेस के लिए जो x की वैल्यूज बन सकती थी सभी के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब हम इसके लिए एक टेबल बना देंगे यहां पर। यहां पर x, यहां पर px, x 0, 1 एंड 2, बस ये 3 ही केस हैं। पहले में प्रोबेबिलिटी आई है 9/16, दूसरे में 3/8 एंड यहां पर 1/16। अच्छा, यहां पर आपको 6/16 दे रखा है, दैट मीन्स इसे काटा नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके साथ हमने फिनिश कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 को।
तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए टोटल ऑफ 9 अपीयर्स इन 2 थ्रोज ऑफ 2 डाइस। मतलब 2 डाइस हैं आपकी, पेयर ऑफ डाइस है, उसको 2 बार उछाला जाता है, पेयर ऑफ डाइस को 2 बार उछाला जाता है। एक्स रैंडम वेरिएबल क्या दिया है आपको, उसमें कि टोटल ऑफ 9 अपीयर हो, ये रैंडम वेरिएबल है। तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए, लेट एस डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग a total of 9 when a pair of dice is thrown। जब एक पेयर ऑफ डाइस को उछाला जाता है तो आपका एस इवेंट है कि टोटल ऑफ 9 मिले, एंड एफ इज द इवेंट of not getting a total of 9। दो इवेंट्स माने हैं मैंने। एस इवेंट है आपका कि वहां पर आपको क्या मिले, अ टोटल ऑफ 9 मिले, एंड एफ इवेंट है आपका कि वहां पर आपको टोटल ऑफ 9 नहीं मिले। तो यहां पर एस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें आएगा आपको 3,6, 4,5, 5,4 एंड 6,3। बस यही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं आपके। 3 वाली सीरीज में यही होता है, 4 वाली में ये, 5 में ये, 6 वाली में ये, और 1 और 2 वाली में कोई ऐसा पेयर नहीं होता जिसका सम 9 मिले आपको। तो यदि मैं निकालना चाहूं P ऑफ S, तो यहां पर 4 है आपके, और वहां पर होंगे आपके टोटल 36 होते हैं, 36 पेयर होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/9। तो 9 सम मिले उस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/9, एंड 9 ना मिले उस बात की क्या होगी, 1 माइनस PS, दैट मीन्स 1 माइनस 1/9, और ये आ जाएगी आपकी 8/9। लेट x denotes the random variable of getting a sum of 9 when a pair of dice is thrown। जब एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका जाए तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी आपकी। हो सकता है आपको एक भी बार 2 बार उछाला जा रहा है, दोनों में से एक भी बार सम ऑफ 9 ना मिले, या फिर हो सकता है एक बार मिले, या फिर दोनों बार भी आपको सम ऑफ 9 मिल सकता है। तो मैं निकाल रहा हूं Px = 0, मतलब एक भी बार सम ऑफ 9 ना मिले। तो वो कब होगा कि पहली बार भी f मिले और दूसरी बार भी f मिले। f क्या है, सम ऑफ 9 ना मिले, दैट मीन्स पहली बार भी f मिलेगा, दूसरी बार भी f मिलेगा आपका। इसको हम लिख सकते हैं PF इंटू PF। PF की वैल्यू है 8/9 इंटू 8/9, दैट मीन्स 64/81। अगला Px = 1, मतलब कि एक बार सम ऑफ 9 मिले आपको। तो वो कब हो सकता है, वो हो सकता है PS पहली बार सम ऑफ 9 मिले, दूसरी बार ना मिले, पहली बार ना मिले, दूसरी बार मिले। तो ये हो सकता है आपका सम ऑफ 9। इसको हम लिख सकते हैं PS इंटू PF प्लस PF इंटू PS। P ऑफ S क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ S है आपकी 1/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है 8/9, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F है 8/9 इंटू 1/9। एलसीएम आएगा 81, यहां पर 8, यहां पर 8, 16/81। अगला है Px = 2, मतलब दोनों बार सम ऑफ 9 मिले, तो वो हो सकता है PSS। इसको लिख सकते हैं PS इंटू S, पहली बार भी 9, दूसरी बार भी 9, 1/9 इंटू 1/9,
दैट इज 1/81। तो इसके लिए एक टेबल बना देते हैं हम यहां पर x, यहां पर px। अब चेक कीजिए 0, 1 एंड 2, तो तीसरे कॉलम की जरूरत नहीं है। px इज इक्वल टू 0 आपका आया है 64/81 एंड ये आया है 16/81 एंड ये 1/81। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये आंसर है आपका। तो बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि x रैंडम वेरिएबल जो दे रखा है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी एंड आपको इस तरीके से इवेंट्स बना के क्वेश्चन को करना है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड वो क्या दे रखा है, देखिए उसको। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability distribution of the number of coins. तो नंबर ऑफ कॉइन्स आपको, नंबर ऑफ क्वींस आपको क्या दे रखा है, रैंडम वेरिएबल दे रखा है। जब आपको एक डेक ऑफ कार्ड्स दिया हो उसमें से 2 कार्ड निकाले जाते हैं आपके। तो ध्यान से देखिएगा। लेट S बी द इवेंट of getting a queen and F be the event of not getting a queen। देखिए यहां पर अब आपके पास जो ये काम हम 2 कार्ड उसमें से निकाल रहे हैं वो विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं। तो 2 कार्ड आपके किस तरीके से निकाले जाएंगे, देखिए यहां पर हमने मान लिया कि S इवेंट है आपका कि आपको क्वीन मिले एंड Q इवेंट है कि आपको क्वीन ना मिले। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले। PS मतलब क्वीन कितनी होती है आपकी, 4 होती हैं और टोटल कार्ड्स 52, तो ये आ गया 1/13। और PF कितना हो जाएगा आपका, वो होगा 1 - PS, दैट मीन्स 1 - 1/13 एंड 12/13। ये होगा कि आपको क्वीन ना मिले। लेट x डिनोट्स द, यहां पर बोलेंगे x इज द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ क्वींस when 2 cards are drawn so values of x can be, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, थोड़ा सोचें भाई। 2 कार्ड आप निकाल रहे हैं, हो सकता है कि आपको एक भी बार क्वीन ना मिले, या फिर हो सकता है कि आपको एक बार क्वीन मिले, या फिर हो सकता है कि आपको दोनों बार क्वीन मिले। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 एंड 2 हो सकती है। अब मैं x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, Px इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 क्या होगा आपका, कि आपको पहली बार भी क्वीन ना मिले, दूसरी बार भी क्वीन ना मिले, दैट मीन्स FF इवेंट आपका दोनों बार हो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं PF इंटू PF एंड PF बराबर है 12/13 है, यहां पर भी 12/13 है, ये हो गया 144/169, 144/169। अब हम निकाल रहे हैं Px इज इक्वल टू 1, कि मतलब आपको 1 टाइम क्वीन मिले। तो ये हो सकता है आपका P ऑफ SF और FS, पहली बार क्वीन मिले, दूसरी बार ना मिले, पहली बार ना मिले, दूसरी बार क्वीन मिले। तो इसको हम लिख सकते हैं PS इंटू PF प्लस PF इंटू PS। आपका सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट करेंगे 1/13 इंटू 12/13 प्लस 12/13 इंटू 1/13। ये हो गया एलसीएम, तो एक ही बार आएगा 169, यहाँ पर 12 प्लस 12, ये हो गया 24/169, 24/169। नेक्स्ट है आपका Px इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों बार क्वीन मिले आपको। तो ये किसके बराबर होगा आपका, ये होगा आपका P
एस एस, मतलब पी एस इंटू पी एस, और पी एस किसके बराबर है आपका 1/13 इंटू 1/13 दैट इज 169। इसके लिए हम एक टेबल बना देते हैं यहां पर। पी एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू आई है 144/169, x इज इक्वल टू 1 के लिए आई है 24/169 एंड x इज इक्वल टू 2 के लिए आई है 1/169। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर जो है वो आपका यही दे रखा है हमें इस क्वेश्चन में। तो आपको बेसिकली सही तरीके से प्रोसीड करना है क्वेश्चन में, आने और ना आने के इवेंट को ध्यान से मानना है और ये केस आपको अच्छे से बनाने हैं, फिर आपको क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अब कार्ड्स को रिप्लेस नहीं किया गया है लास्ट क्वेश्चन की तरह। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। तो नंबर ऑफ किंग्स के लिए हमें इसको करना है जैसे हमने लास्ट को नंबर ऑफ क्वींस के लिए किया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर हम मान लेंगे लेट एस डिनोट्स द event of getting a king and F denotes the event of not getting a king। एस इवेंट हमने मान लिया कि हमें किंग मिले एंड एफ इवेंट हमने मान लिया कि हमको किंग ना मिले। अब हम एक्स जो रैंडम वेरिएबल है, लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, let x is the random variable for number of kings when 2 cards are drawn without replacement values of x can be। x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं कि एक भी बार किंग ना आए, एक बार आए या फिर 2 बार आए, क्योंकि 2 ही कार्ड्स को हम निकाल रहे हैं। तो हो सकता है कि एक भी बार किंग ना आए, एक बार आए या फिर 2 बार आए। तो अब इस केस में आपको थोड़ा तरीके से प्रोसीड करना होगा। पी एक्स इज इक्वल टू 0, 2 कार्ड्स को हम एक साथ निकाल रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नहीं निकाली जा सकती है, हम पहले भी समझा चुके हैं। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल देखिए x इज इक्वल टू 0, टोटल कार्ड्स तो निकल रहे हैं 52 में से ही। अब यहां पर x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है आपका कि एक भी किंग ना आए। भाई 52 कार्ड्स हैं, उनमें 2 हिस्से बनते हैं इस तरीके से, ये 4 किंग हैं आपके और ये 48 कार्ड जो हैं इनमें किंग नहीं है आपका। तो किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो 2 कार्ड आप निकाल रहे हैं वो कहां से आने चाहिए, इन 48 से आने चाहिए, तभी तो किंग नहीं आएगा उनमें। तो जो आप कार्ड निकाल रहे हैं 48C2 होने चाहिए, इन 48 में से आना चाहिए आपका। तो इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 48 इंटू 47 अपॉन 2 इंटू 1 एंड ये हो जाएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ आया 48 इंटू 47 और यहाँ पर 52 इंटू 51। अब इसको जरा हम कैंसिल करेंगे, ये आया है वैल्यू आपका यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार एंड 3 से ये 17 बार, ऊपर 188 नीचे 221, 188/221। तो अब निकालते हैं हम पी एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब एक तो किंग आए और बाकी के जो एक कार्ड है वो अलग आया आपका।
तो टोटल तो निकल रहे हैं 52 में से ही 52C2। एक कार्ड मैंने अभी बनाया था आपका केस यहाँ पर कि 52 के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, ये किंग है, ये किंग नहीं है। एक कार्ड तो यहाँ से आए, दैट मीन्स 4C1, और एक कार्ड यहाँ से आए, दैट इज 48C1। समझ में आया केस कि एक किंग होना चाहिए, एक यहाँ से आए एंड एक यहाँ से आए आपका। तो 4C1 हो गया 4, 48C1 हो गया 48। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 52 इंटू 51.2 इंटू 1, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 4 इंटू 48 अपॉन 52 इंटू 51 इंटू 2, यहाँ पर कैंसिल करेंगे। 2 से ये 24 टाइम्स और 4 से ये 13 टाइम्स और 3 से ये 8 टाइम्स और 3 से ये 17 टाइम्स। तो यहाँ पर आएगा आपका 8/221। तो क्या आया है 8/221 एंड पी एक्स इज इक्वल टू 1 में आपका आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में 32/221। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ये जो 2 है यहाँ पर, ये यहाँ नहीं, ये ऊपर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है। 4 इंटू 48 इंटू 2/52 इंटू 51। अब कैंसिल कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये होगा 13 टाइम्स इससे, और इसके बाद कोई और नहीं कटेगा यहाँ पर, ये 3 से हो जाएगा 17 टाइम्स और ये 3 से, तो ये आएगा 16 इंटू 2 32 और यहाँ पर 221, 32/221। अब हम निकाल रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों किंग आए, तो दोनों कार्ड कहाँ से आएंगे, यहाँ से, दैट मीन्स 4C2 अपॉन 52C2। 4C2 हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, यहाँ पर एक कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51, 4 से ये 13 बार और यहाँ पे आया 3 से ये कट जाएगा आपका 17 बार, तो 1/221। हम टेबल बना देंगे यहाँ पर, टेबल क्या बनेगी 0 1 2, इससे ज़्यादा नहीं है आपका, तो x 0 है तो वैल्यू क्या आई है आपकी 188/221। x इज इक्वल टू 1 है तो 32/221। पी एक्स इज इक्वल टू 2 है तो आपका 1/221। एक बार आंसर को टैली कर लेते हैं हम, एंड दैट इज आपको दे रखा है एग्जैक्टली यही आंसर आपको दे रखा है। तो इस तरीके से हमें करना है, बस इसमें एक चीज़ नई है आपके लिए, 2 कार्ड्स को साइमल्टेनियसली निकाला जा रहा है, तो कॉम्बिनेशंस की मदद आपको प्रोबेबिलिटी को निकालने में लेनी पड़ेगी यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और जो दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 7। 3 cards are drawn successfully with replacement from a well-shuffled deck of 52 cards. A variable x denotes the number of spades on 3 cards. Determine the probability distribution of x. तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी क्योंकि 3 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं आपके 52 कार्ड्स से। तो मैं मान लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन को समझ लें पहले एक बार, कि 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड निकाले जाते हैं, उस पर x रैंडम वेरिएबल है कि स्पेड आपको मिले, स्पेड मिले आपको, इसके लिए x क्या है आपका रैंडम वेरिएबल है, तो आपको उस x स्पेड आने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो मैं यहां पर मान लूंगा लेट s बी द इवेंट ऑफ गेटिंग स्पेड एंड f be the event of not getting spade। तो p of s, टोटल कार्ड्स 52, स्पेड कितने होते हैं उसमें, स्पेड होते हैं 13 कार्ड्स आपके उसमें, तो 13 कितने हो जाएंगे, यहां पर आ गए 13, ये आ गया 1/4 आपका, एंड
P ऑफ F कितना हो जाएगा कि स्पेड ना मिले, ये होगा 1 माइनस पी एस, दैट मीन्स 1 माइनस 1/4 इज 3/4। अब लेट x इज द रैंडम वेरिएबल of number of spades let x is the random variable for number of spades when 3 cards are drawn with replacement, कि रिप्लेसमेंट के साथ उन कार्ड्स को निकाला जाए एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी आपकी, x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0, 1, 2 एंड 3। मतलब आपको एक भी स्पेड ना मिले, एक मिले, दो मिले या फिर तीनों स्पेड मिल जाएं आपको। तो मैं अब निकाल रहा हूं आपका px इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी स्पेड आपको ना मिले। तो वो कब होगा देखिए जरा, वो बनेगा आपका pf, पहली बार भी स्पेड ना मिले, दूसरी बार भी स्पेड ना मिले एंड तीसरी बार भी स्पेड ना मिले। ये बराबर होगा pf इंटू पी एफ इंटू पी एफ एंड ये होगा आपका 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। ये आ गया 27/64, 27/64। तो क्वाइट सिंपल है आपका। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में ऐसे प्रोसीड करना है, सॉरी विद रिप्लेसमेंट वाले में ऐसे, एंड यहां पर आपका विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये केस होता है आपका। तो अब हम निकाल रहे हैं px इज इक्वल टू 1, मतलब आपको एक स्पेड मिले। अब तीन में से एक स्पेड आपको तीन ही तरीके से मिल सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, जो आप स्पेड निकाल रहे हैं वो पहली बार मिल जाए और बाकी के 2 बार आपको स्पेड ना मिले, या हो सकता है कि पहली बार ना मिले दूसरी बार मिल जाए, या फिर हो सकता है कि पहली बार भी ना मिले, दूसरी बार भी ना मिले, तीसरी बार मिल जाए। ये 3 केस बनेंगे। अब सभी को आप ऐसे लिख सकते हैं पी एस इंटू पी एफ इंटू पी एस प्लस पी एफ इंटू पी एस इंटू पी एफ प्लस पी एफ इंटू पी एफ इंटू पी एस। थोड़ा कैलकुलेशन को सही तरीके से करना है ताकि मिस्टेक आपकी ना हो। यहाँ पर पी एस की वैल्यू है 1/4 एंड बाकी 2 बार आएगा यहाँ पर 3/4 इंटू 3/4 प्लस यहाँ पर एक ही बार ये है तो 3/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4 प्लस 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4। एलसीएम लोगे तो 64 आएगा, सभी में सेम है नीचे। यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, तो यहाँ पे आया 27/64। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए भी क्या केस बन रहा है आपका 27/64। अब मैं निकालता हूँ px इज इक्वल टू 2 कि 2 स्पेड आपको मिले। अब देखिए वो कैसे कैसे मिल सकते हैं। हो सकता है कि दोनों पहली बार ही स्पेड मिल जाएं और तीसरी बार स्पेड ना मिले, और ऐसा हो सकता है। अब इस f को आप आगे बढ़ा लाएंगे, पहली बार स्पेड मिले, दूसरी बार ना मिले, तीसरी बार मिल जाए, पहली बार ना मिले और दूसरी और तीसरी बार मिल जाए। तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, पी एस इंटू पी एस इंटू पी एफ प्लस पी एस इंटू पी एफ इंटू पी एस प्लस पी एफ इंटू पी एस इंटू पी एस। अब सभी की वैल्यूज आप डालेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4 प्लस 3/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। एलसीएम 64, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, ये हो गया आपका 9/64। अब हम निकालेंगे px इज इक्वल टू 3, मतलब कि तीनों बार स्पेड मिले आपको। तो तीनों बार स्पेड के लिए क्या केस बनेगा कि पहली बार भी स्पेड, दूसरी बार भी स्पेड एंड तीसरी बार भी स्पेड मिले आपको। तो यहाँ पर देखिएगा ये होगा आपका
1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/64। तो आपने तीनों केस निकाल लिए हैं, Px इज इक्वल टू 0, Px इज इक्वल टू 1 एंड Px इज इक्वल टू 2 एंड 3। तो इसके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं इजीली। यहाँ पर आप इसकी तरीके से टेबल बना लेंगे, इधर x की वैल्यूज़ इधर Px की वैल्यूज़, सभी को आप इजीली नोट कर सकते हैं। सभी वैल्यूज़ आपने निकाल ली हैं एंड आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी ऑब्टेन हो जाएगी।